हमारे YouTube चैनल द्वारा आयोजित की जा रही लाइव कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हम फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण आधारित विशेष कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कक्षा 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम में समाहित जितने भी व्याकरणिक उपविषय थे उनके बारे में चर्चा की है। और उनमें से जो 2 या 3 उपविषय भी रहते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं काल यानी कि समय। ये उपविषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सीखना, क्योंकि यह विषय आपको समझ देगा जब आप अंग्रेजी भाषा के अंदर टेंसेस करेंगे उसके अंदर भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उपविषय। और इस उपविषय को शुरू करने से पूर्व हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो व्याकरण संबंधी जो उपविषय पढ़ाए गए हैं वो न केवल आपको कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए ही हितकर होंगे, बल्कि आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर सामान्य हिंदी विषयक परीक्षा के अंदर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो निस्संदेह ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका विषय। आज हम बात कर रहे हैं काल। काल का अर्थ होता है समय, यानी कि वाक्य के अंदर जब हम बात करते हैं कि किसी क्रिया के घटित होने का समय क्या है, तो हम उस समय बात कर रहे होते हैं काल के बारे में। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। यानी कि कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था। पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का भाव है कि काम पूरा हुआ है या नहीं, तो उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के बारे में, और इसके साथ साथ उस क्रिया के होने के समय के बारे में जो हमें बोध होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो काल के माध्यम से होता है, यानी कि समय। तो अब हम जानते हैं कि काल के कितने भेद हैं। तो काल के जो भेद हैं वो 3 भेद हैं, जिसको आप वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, यानी कि आप इसको इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इन तीनों के ही हमने उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। सुनील गीता पढ़ता है, या प्रदीप पढ़ रहा था, रमेश कल दिल्ली जाएगा। तो पढ़ता है ये वर्तमान काल का उदाहरण है, प्रदीप पढ़ रहा था ये पास्ट काल का यानी कि भूतकाल का उदाहरण है, रमेश कल दिल्ली जाएगा ये आपके भविष्य काल का या फ्यूचर टेंस का उदाहरण है। तो अब हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के आगे जो उपभेद हैं वो किस प्रकार हैं। जैसे आप टेंसेस करते हैं तो 3 टेंस रहते हैं आपके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और आगे उसके क्या है? 4 पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस प्रकार उनको 12 भागों में बांटा गया है, जो उनकी क्रियाओं के समय को। तो हिंदी में किस प्रकार बांटा गया है अब हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भूतकाल की, यानी कि भूतकाल को कहा जाता है पास्ट। तो भूतकाल का अर्थ क्या होता है? भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया जो है वो बीते हुए समय में संपन्न हुई है, उसके कार्य के समाप्त होने का पता चले, उसे कहा जाता है भूतकाल। और इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में हमें मिलेगा था, थे, थी या आ, ए और ई। ये हमें वाक्यांत मिलेंगे, यानी कि वाक्य के अंत में आपको मिलेंगे। जैसे रमेश पटना गया था, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, राम ने रावण का वध किया या किया था। तो इस प्रकार की जो हमें अंत में ध्वनियाँ दिखाई पड़ती हैं, आ, ए और ई, या था, थे, थी, ये किसकी पहचान है? ये भूतकाल की पहचान है। और भूतकाल के भेद कितने हैं? तो भेद जो हैं इसके वो 7 भेद हैं। वो कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, 5वां संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतु मद भूतकाल और 7वां समयकालीन भूतकाल। अब हम इन 7 जो प्रकार हैं भूतकाल के, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है सामान्य भूतकाल।
जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप में बीते समय के पूरा होने का संकेत मिले उसे कहा जाता है सामान्य भूतकाल। यानी कि क्रिया का सामान्य रूप है और सामान्य रूप से ही बीते समय में उसके पूरे होने की बात है, तो इसे कहा जाता है सामान्य भूतकाल। यानी कि इसमें क्रिया के किसी विशेष समय का बोध नहीं होता, केवल इतना पता लगता है कि जो काम है वो पूरा हो गया है, यानी कि कोई निश्चित समय का बोध नहीं होता। और इन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए या था, थे, थी आते हैं, ये कहलाते हैं सामान्य भूतकाल। आप अगर इसको अंग्रेजी भाषा में जानना चाहेंगे तो हम इसको समझ सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट के रूप में, क्योंकि उसमें भी क्या आता है, यही भाव रहते हैं। मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई। तो इस प्रकार ये जो उदाहरण हैं आ, ए और ई, ये किसके उदाहरण हैं, ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके दूसरे रूप की ओर, यानी कि आसन्न भूतकाल। आसन्न का जो अर्थ होता है वो होता है निकट, यानी कि जिस क्रिया के अभी अभी या निकटतम जो भूतकाल में पूरा होने का पता चलता है उसे कहा जाता है आसन्न भूतकाल। यानी कि क्रिया अभी पूरी होकर हटी है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। जैसे मैं अभी हिसार से आया हूँ, अभी आया हूँ, यानी कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है लेकिन जो निकट के भूतकाल में पूरी हुई है। मैंने सेब खाया है, यानी कि काम कर चुका है। अध्यापिका पढ़कर आई है, तो इस प्रकार आया हूँ, खाया है, आई है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हूँ, है और ही, इससे तुरंत पहले आपको वही ध्वनि मिलेगी जो आपकी सामान्य भूतकाल के अंदर आपको मिली थी, यानी कि आ और ई और ए, ये ध्वनियाँ आपको प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है वो कहलाता है आसन्न भूतकाल। इसके बाद हम बढ़ते हैं पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था उसे कहा जाता है पूर्ण भूतकाल। यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कार्य को समाप्त हुए काफी समय हो चुका है उसे कहा जाता है पूर्ण भूतकाल। और इसके लिए हम पहचान में क्या रखते हैं कि वाक्य के अंत में मिलेगा था, थी, थे, या चुका था, चुकी थी और चुके थे। या आप अंग्रेजी भाषा में समझें तो इसको कहा जाता है पास्ट परफेक्ट। तो इसके पश्चात हम देखते हैं इसके उदाहरण। पुष्पा ने नृत्य किया, यानी कि पुष्पा नृत्य कर चुकी थी। वह दिल्ली गया था, वह दिल्ली जा चुका था। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, यानी कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका था। अब थोड़ा सा ध्यान देखिए कि आप जब देख रहे हैं कि आ, ए, ई के साथ है या हूं का प्रयोग हो रहा है तो वो कहलाएगा आसन्न भूतकाल। लेकिन जब आ, ए, ई ध्वनि के साथ था, थे, थी का प्रयोग होगा तब वो कहलाएगा पूर्ण भूतकाल, क्योंकि यह इशारा करता है कि जो काम है, जो क्रिया है, वो निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरी हो चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके चौथे भेद की ओर, अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी रहा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। यानी कि आप इसको आसानी से समझने के लिए याद रख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस, यानी कि जो कंटिन्यूस प्रोसेस है क्रिया का भूतकाल में वो अभी चल रहा था। जो काम पूरा नहीं हुआ और अभी भूतकाल में चल रहा था उसे कहा जाता है अपूर्ण भूतकाल। और इसकी पहचान आप करेंगे कि वाक्य के अंत में मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे, ये वाक्य के अंत में आते हैं और इसे कहा जाता है अपूर्ण भूतकाल। जैसे मोहन मैदान में घूम रहा था, तो क्रिया भूतकाल में चल रही है। और वह हॉकी खेल रहा था। सुनील पढ़ रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये किसकी पहचान है? ये पास्ट कंटिन्यूस या जिसको हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल की पहचान है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, यानी कि अगले भाग की ओर, जिसे कहा जाता है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या किए हुए कार्य पर संदेह प्रकट हो उसे क्या कहा जाएगा? संदिग्ध। संदिग्ध का अर्थ ही क्या होता है? शक करना या संदेह करना। तो यानी कि क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें यह पता चले कि कार्य जो हुआ है वो संदिग्ध है,
जिसमें संदेह प्रकट हो उसे कहा जाएगा संदिग्ध भूतकाल। जैसे सुनील हिसार गया होगा, और इसके पश्चात वे फुटबॉल खेले होंगे, यानी कि भूतकाल की बात है और इसमें संदेह है कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। बस छूट गई होगी, तो इसमें गागेगी मिलेगी, लेकिन उससे पहले वाली ध्वनि वही रहेगी, आ ए ई, यानी कि जो मुख्य क्रिया है उसकी जो ध्वनि है उसकी ओर आपने ध्यान रखना है। आ ए ई की ध्वनि है वो किसका हमें और इशारा करती है, वो हमें इशारा करती है भूतकाल की ओर। तो सुनील हिसार गया होगा, वे फुटबॉल खेले होंगे ए, और बस छूट गई होगी, यानी कि ई ध्वनि के साथ गागेगी का प्रयोग हुआ है, तो वो कहलाता है संदिग्ध भूतकाल। एक बार पुनः देख लीजिए, अगर आ ए ई के साथ है या हूं आ जाएगा तो उसको कहेंगे आसन्न, मतलब निकटतम भूतकाल, तो आसन्न भूतकाल। और अगर गागेगी आ जाए तो ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, दुविधा में नहीं आना है कि गागेगी किसकी पहचान करवाता है, हमें भविष्यकाल की पहचान करवाता है, ऐसा नहीं है। उससे पहले आप देखेंगे कि गागेगी हमें पहचान करवाता है किसकी, उसके साथ जुड़े हुए आ ए ई के कारण संदिग्ध भूतकाल की। और इसके पश्चात हम बढ़ते हैं छठे भेद की ओर, हेतु हेतु भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम हो सकता था लेकिन किसी दूसरे की कार्य की वजह से नहीं हुआ, यानी कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने वाली क्रियाओं का प्रयोग इसमें होता है। जैसे हम बात करते हैं कि मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, काम हो सकता था ताजमहल देखने वाला, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? आगरा न जाने की वजह से। तो आगरा जाती तो ताजमहल देखती, तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो एक क्रिया इसलिए संपन्न नहीं हुई क्योंकि दूसरी क्रिया नहीं हुई, अगर दूसरी क्रिया होती है तभी पहली क्रिया संपन्न होती है। तो इसे कहा जाता है हेतु हेतु मत भूतकाल। और इसी जो अंतिम भाग है इसका, समयकालीन भूतकाल, जो सातवां उपभेद है भूतकाल का, इसमें अंत में रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन निश्चित समय के बोध के साथ, जिसको आप कहते हैं पास्ट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। अब देखिए उसमें क्या दिया होता है, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। वे पिछले 3 घंटे से टीवी देख रहे थे, तो निश्चित समय है कि 3 घंटे से। वे 2 दिन से खेल रहे हैं, वो 2 दिन से यानी पिछले 2 दिनों से खेल रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा समयकालीन भूतकाल। तो आपको जो 4 टेंस इंग्लिश में करवाए जाते हैं वो चारों के चारों इसमें समाहित हैं। तो अभी हमने बात की है भूतकाल के बारे में, इसके पश्चात हम बात करेंगे अगला काल जो है वर्तमान काल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।